सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का कुछ बिहार बोर्ड से रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में काफ़ी बार पूछ चुका है। हो सके इस बार भी पूछेगा। उसमें हम लोग जो पढ़ाएंगे वो 100% यानी VVI क्वेश्चन यानी वायरल प्रश्न जिसको बोल सकते हैं, है ना। वायरल प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में आ सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आखिर क्वेश्चन कहता क्या है ना। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आप लोग अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाते हैं। इसी वजह से कि उन लोग के पास थोड़ा हिचकिचाहट होती है ना। हिचकिचाहट करना नहीं है, डायरेक्ट आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। सिंपल से आप एक बार वीडियो देखिए और आराम से जाके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। कितने लोग हिचकिचाहट के कारण ही कॉपी लिख भी नहीं पाते हैं। तो मन में कोई हिचकिचाहट रखना नहीं है, डायरेक्ट जाना, एग्जाम देके चलाना। समझ में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्लास 10th साइंस VVI क्वेश्चन BACB 2025, यानी कहने का मतलब है क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। और VVI क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम लिखे हैं, 7 प्रश्न लिखे हैं। जगह नहीं होने के कारण हम 7 ही प्रश्न लिखे। अगर हो सके तो इसी वीडियो में आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के अगला प्रश्न को लेकर के आएंगे। आज समझ में। सबसे पहले देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस VVI क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है BACB 2025 यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका क्या होगा? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 यानी 2025 में लड़ने वाला प्रश्न है, यानी 100%। समझ में 100% ये लड़ने वाला प्रश्न है। कह सकते हैं वायरल प्रश्न। क्या कह सकते हैं? वायरल प्रश्न। अब एक वीडियो देखिए और मिजाज से एकदम एग्जाम दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए। समझ में आया? तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के या लड़कियों लोग क्या करते हैं, उन लोग को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आखिर कहता है कि हम लिखे कैसे, नंबर कैसे बढ़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप जा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है जो। समझ गए। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, उत्तल। पहला प्रश्न क्या कहता है कि अवतल, अवतल और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें, है ना। क्या कह रहा है? उत्तल, अवतल और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखना। कितना उपयोग? दो उपयोग को लिखना। देखिए ये काफी वायरल प्रश्न है ना। ये हर बार लगभग पूछ ही देता है। समझ गए। ये हर बार बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और देखिए इसी क्वेश्चन को हम लेकर के फिर से आए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो पूछा हुआ है हो सके पूछ दे, है ना। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं कि उत्तल, अवतल और समतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखना। ये 2 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर का? 2 नंबर का, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग, इसका पहले लिखे अवतल दर्पण का उपयोग, है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहता है कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है ना। दाढ़ी बनाने में, है ना। जैसे देखिए आप लोग जाते होंगे सैलून में, लड़के लोग सैलून में जाते हैं और लड़कियां लोग ब्यूटी पार्लर में, है ना। तो लड़के लोग जितना भी सैलून में जाते हैं तो सैलून में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग है। यानी कह सकते हैं इसका दूसरी भाषा में कि दाढ़ी बनाने के लिए, किसकी? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं हजामती दर्पण के रूप में। इसके हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में। दूसरा है इसका उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है ना।
दूसरा दूसरा क्या बोल रहा, कह रहा है इसका उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। डॉक्टरी क्षेत्र मतलब समझ में आता है, डॉक्टरी क्षेत्र मतलब डॉक्टर लोग जो है वहाँ पे हॉस्पिटल या मतलब क्या भी कुछ भी बोल सकते हैं। हॉस्पिटल में क्या करता है डॉक्टर लोग, अपना रूम में मान के चलिए एक दर्पण का उपयोग किया जाता है, नहीं जहाँ पे ब्रश व्रश करने का रहता है वहाँ पे एक दर्पण लगा दिया जाता है कि आप अपना फेस भी उसमें देख सकते हैं। यानी जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रोगियों के नाक कान गला आदि देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। रोगियों के नाक कान गला इत्यादि देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब डॉक्टर तो देखेगा नहीं, देखेगा कौन, तो रोगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टरी क्षेत्रों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग दोनों देख लिए। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है, यानी किसमें, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। दो उपयोग हम लोग का हो गया। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग है, क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण क्या कहता है इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब बताइए, क्या हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अच्छा बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, है ना। ये प्रश्न आता है ना। ये प्रश्न कोई पूछ दे तो हम लोग कैसे समझाएंगे उसको, तो सुनिए। अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए साइड मिरर के रूप में इसीलिए नहीं किया जाता क्योंकि वह किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आवर्धित कहने का मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब, क्या, बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। और उससे जो है ना कभी कभी प्रतिबिंब सीधा बनेगा और कभी कभी इस प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता बल्कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ में, यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में अगर किसी वस्तु को हम लोग देखेंगे, बहुत दूर की वस्तु है, अगर बहुत बड़ा वस्तु है तो उसको काफी छोटा रूप में करके, छोटा आकार में करके, जितना बड़ा दर्पण रहेगा उतना ही बड़ा में करके हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आसानी से उसका प्रतिबिंब को देख सकते हैं कि कितना बड़ा गाड़ी पीछे से आ रहा है। साइड मिरर कहने का मतलब साइड मिरर में इसीलिए किया था कि ज्यादातर हम लोग पीछे की ओर देखते हैं ना। जैसे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में करते हैं। अगर चालक है, मान के चलिए बस या ट्रक है, तो उसके चालक के राइट साइड में देखिएगा एक दर्पण लगा हुआ रहेगा जिससे वो पीछे की वस्तु, पीछे की गाड़ी को क्या करता है, वो देखता है, पीछे की वाहन को देखता है और उसी से उसको क्या किया जाता है, साइड दिया जाता है ना। समझ में, तुम समझ गए कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है ना। इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग वस्तु के छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए जाता है। अभी बताएं तुरंत कि उत्तल दर्पण से ही किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। असमझ में, किससे, उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बट अवतल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा और छोटा ये भी दोनों प्रतिबिंब बनेगा। समझे, छोटा बड़ा उसमें भी बनेगा और छोटा बड़ा इसमें भी बनेगा, उल्टा सीधा उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसमें, तो कहेंगे अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण, यानी कहेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से बनता है ना। आभासी एवं सीधा और काल्पनिक एवं सीधा और वास्तविक एवं उल्टा, है ना। इसमें अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समझ में, ये हो गया किसमें, उत्तल दर्पण में। अब देखिए समतल दर्पण का उपयोग, क्या, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण क्या कहता घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसमें, घर में। जैसे हम लोग घर में किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का, है ना। जैसे वो बड़ा ऐनक लगा दिया जाता है, उसमें हम लोग चेहरा देख के डेली क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं ना, उसमें मार्केट जाते हैं। इसमें किसमें देख के, एक समतल दर्पण को लेकर के कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं ना। अब देखिए बताते हैं आप लोग को, समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, घरों में, है ना। घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आसमान में, अब देखिए बताते हैं आपको, एक बड़ा सा समतल दर्पण रहता है जो अभी के फिलहाल में बता रहे हैं ना कि मार्केट में या गांव मोहल्ला गली मोहल्ला में मतलब बेचता है, घूम घूम के बेचता है। उसमें कहता है 100 रुपया में 3 सामान, है ना। 100 रुपया में 3 सामान में एक आपको ऐनक देगा
और दो चीज और कुछ कुछ देता है जो घर के उपयोग के लिए नहीं होता है, उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं ना, वो हम लोग खरीद लेते हैं। उसमें काफी ज्यादा सुविधा मिलता है ना, जैसे बाल को झाड़ने के लिए है ना, इस सब के लिए सुविधा उसमें मिलता है। तो अवतल दर्पण समतल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है, तो घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण को, अगर एक प्रतिबिंब बनाना तो समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, लेकिन और अधिक बनाना है तो भी समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आसमान में देखिए समतल दर्पण जो है ना, जितना दूर हम लोग खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, और जितना बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कह सकते हैं कि जितना फोकस दूरी पर हम समतल दर्पण के सामने खड़ा रहेंगे उतना ही फोकस दूरी पर उसका प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। आसमान में समझ में आया? मतलब सामने कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कि समतल दर्पण जो होता है, सॉरी, समतल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है ना। कैसा बनता है? सीधा। अब देखिए क्या, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हो? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? कहता है वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। उत्प्रेरक ऐसा है जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया और किसी में भी रिएक्शन होता रहेगा तो अपने अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है ना। कहता है वैसा पदार्थ, यानी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता घटाता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। आसवन वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता घटाता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उत्प्रेरक कहते हैं। आसमान में अब देखिए अगला है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? देखिए क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें है ना, क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से, अभी उत्तल लेंस के बात है तो उत्तल लेंस पे ही जाएगा है ना, तो किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है। अपवर्तित का मतलब का आर पार, परावर्तित मतलब कि टकरा के लौट जाएगा, लेकिन अपवर्तित के मतलब का किसी सतह से पार हो जाएगा ना। तो अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के बाद, तो प्रकाश की किरणें के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है ना। यानी कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें, कह सकते हैं क्या, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस पर पड़कर, किसी उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तो इसी घटना को कहेंगे ना, चाहे कहें इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आज समझ में, अब एक और आप लोग समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कहता उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद? अपवर्तन के बाद। सबसे पहले समझिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएगा, यानी अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक बिंदु पर आके सारे प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अगर एक बिंदु पर आकर सारा किरण एक ही बिंदु पर मिलेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आज समझ, जैसे देखिए लिखा हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, तो इसी घटना को क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। चाहे कह सकते हैं इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में, अब कहेगा उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए थोड़ा समझ आइए। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो कहेंगे वैसी लेंस, चाहे कहेंगे वैसा लेंस जो किनारे के अपेक्षा, किसके अपेक्षा? किनारे के अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है, उसी को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में,
उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों पता चल गया ना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद, प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये हो गया हम लोग का क्लियर, है ना। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों। तो देखिए क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से, किससे, अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, तो वह लेंस प्रकाश की किरणें को चारों ओर फैला देती है। तो वह लेंस प्रकाश की किरणें क्या कर देती है, चारों ओर फैला देती है, तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आज समझ में, फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, किससे, अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को, तो क्या कर रहा कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को चारों दिशाओं में फैला देती है ना, चारों दिशाओं में फैला देती है, तो इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग को एक फिगर बता देते हैं अवतल लेंस का। देखिए ये मान के चलिए, ये अवतल लेंस है, कौन लेंस है, अवतल लेंस। ये अवतल हो गया और ये वाला उत्तल हो गया, ऐसा समझ में। यानी इसको लिख सकते हैं उत्तल लेंस, और इसको लिख सकते हैं अवतल लेंस, ऐसा समझे। अब कहता है कि इसमें प्रकाश की किरणें जब आवेगा, देखिए प्रकाश की किरणें, ये तो हमारा मुंह खच हो गया सीधा सीधा, प्रकाश की किरण है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु पर मिलेगा नहीं, चारों दिशाओं में फैला देगा, यानी यहाँ से जाने के बाद ही डायरेक्ट एने जानना स्टार्ट कर देगा, है ना। एने अपन माने जाएगा, यानी मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब देखिए इधर की ना डायरेक्शन है, ये नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे जबरदस्ती आएगा तो ये भी डायरेक्शन किधर करेगा, इधर से। तो देखिए ये फोकस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस। तो फोकस से होकर के क्या हो रहा, जा रहा है ना, फोकस होकर के जा रहा। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए कहेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, है ना। जैसे देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है, किसी अवतल लेंस पर पड़ती है, तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, या अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को चारों दिशाओं में फैला देती है, तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आसमान में क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। कहता है कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी कान पर टकराकर, किसी कान से टकराकर, किसी कान से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, किसी कान से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आसमान, जैसे कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो प्रकाश की किरण, प्रकीर्णन से क्या कहते हैं, मतलब कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी कान से टकराकर, किसी कान से टकराकर चारों दिशाओं में, किसमें, चारों दिशाओं में कह सकते हैं, या सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग को एक बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। जैसे देखिए ये मान के चलिए कि यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य, सूर्य यहाँ से सूर्य की प्रकाश आएगा तो वायुमंडल में तो आएगा ही ना, है ना। अब देखिए बात ऐसा क्या है, जो सुनिए पहले, वायुमंडल में जब आएगा तो वायुमंडल यानी हवा, है ना। तो जब वायुमंडल के अगर उधर रहेगा तो प्रकाश की किरण, प्रकाश का प्रकीर्णन तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे चारों दिशाओं में तो फैलेगा नहीं। लेकिन कहाँ पे, जब वायुमंडल में आएगा तो वायुमंडल में एक छोटे छोटे कण क्या होते हैं, घूमते रहते हैं ना, तो उसी कण पर जब पड़ती है तो वह चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है ना। जैसे देखिए ये सूर्य का प्रकाश है और यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायुमंडल, पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर वायुमंडल है ना, शायद 15 किलोमीटर, सॉरी, देखिए ये वायुमंडल हो गया,
और ये वायुमंडल से क्या हो गया, यहाँ पे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से कुछ दूरी पर वायुमंडल है। और जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल पर पड़ेगी, वायुमंडल में किसी भी कण पर, किस पर, किसी भी कण पर पड़ेगी, तो वह क्या होगा, वो कण जो है प्रकाश की किरणें को सभी दिशाओं में क्या कर देगी, प्रसारित कर देगी। क्या कर देगी, प्रकाश प्रसारित कर देगी। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे एक बार और देख लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर, किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। असमन कोई दिक्कत। अब देखिए कहता है स्टार पॉइंट क्या, इसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके कारण मतलब क्या कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ना। एक फ्यूचर एक वीडियो हम बनाए जिसमें बताए हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्यों। ये फ्यूचर एक वीडियो में हम बनाए हैं, फिजिक्स ऑलरेडी उसमें सिर्फ क्या है, फिजिक्स है, और फिजिक्स वाला फ्यूचर हम चढ़ा दिए, एक वीडियो हम भेज दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं, वो मेरा पार्ट 2 है, क्या पार्ट 2, और ये मेरा पार्ट 3 है, क्या है पार्ट 3, इसमें लिख देते हैं मेरा पार्ट 3 है। आज मेरे 3 है, पार्ट 3 साइंस का, और पार्ट 4 हो गया मैथ का, है ना। तो आप लोग जितना ज्यादा हमको सपोर्ट कीजिए, है ना। देखिए इसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई दे, इसके कारण मतलब क्या कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग क्या होती है, नीला दिखाई देती है ना। अब देखिए आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। आवर्धन क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आसमान में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ में आया। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो भी रहे, मान के चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h है और वस्तु की ऊंचाई u है, तो उसी के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, बटा, है ना। अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे, है ना। कहता है आवर्धन यानी इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे मतलब कहा कि आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है ना। कहता है इसका ऐसा मात्रक नहीं होता, मतलब कहने का मतलब है कि आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है वो नहीं होता है ना। ये जो होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है ना। बिना ऑलरेडी मतलब विदाउट मात्रक का होता है, विदाउट ऐसा मात्रक का होता है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि छोटका एम से सूचित किया जाता, हमेशा आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। आसमान में अब देखिए अगला क्या है, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। कहता है नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसके कारण, नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु, निकट की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। आज समझे दृष्टि दोष किसे कहेंगे, कहेंगे नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु या दूर की वस्तु, निकट की वस्तु या दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, यानी कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए अगला स्टार पॉइंट दे दिया है कि सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना। कह सकते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आसमान यानी जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख के उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक कर देंगे और इधर घसका देंगे 20 सेंटीमीटर कर देंगे तो थोड़ा आँख पर प्रेशर आ जाता है, दर्द करने लगता है। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर कर देंगे तो इसमें भी आँख पर प्रॉब्लम होता है, प्रेशर आता है, तो उससे भी क्या होती है, बीमारी होने का डर रहता है ना। यानी उसको कह सकते हैं कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा और कभी कभी निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। यानी अगर 25 सेंटीमीटर से दूर पर करेंगे तो दिख भी नहीं करेगा, और 25 सेंटीमीटर से नजदीक करेंगे तो डबल डबल दिखेगा, है ना। और जब डबल डबल दिखेगा यानी साफ साफ से दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
निकट दृष्टि दोष। समझ में, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा निकट दृष्टि दोष। समझ में, निकट की वस्तु अगर साफ साफ दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो गया, और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा यानी दूर दृष्टि दोष हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर निकट की, जिसको निकट दृष्टि दोष हो रहा है, उन सिर्फ और सिर्फ निकट की वस्तु को ही देखेगा, ज्यादा दूर रहेगा उसको देख नहीं पाएगा। समझ में, इसीलिए देखिएगा आप लोग, जब बीमारी होता है ना तो बीमारी बहुत तरह का होता है ना। जब दृष्टि दोष होता है ना तो किसी को अगर दूर दृष्टि दोष है, किसी को निकट दृष्टि दोष है, तो जब निकट दृष्टि दोष रहेगा ना तो हम लोग को अवतल लेंस लगाएगा। कौन लेंस? अवतल लेंस लगाने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर दूर दृष्टि दोष हो रहेगा तो उत्तल लेंस लगाएगा, है ना। ऐसे भी हम लोग का जो मानव नेत्र कह सकते हैं कि हम लोग का जो नेत्र है वो ऑलरेडी उत्तल लेंस का होता है। कैसा? उत्तल लेंस का। समझ में, हम लोग का जो मानव यानी कह सकते हैं कि हम लोग का जो नेत्र है वो क्या ऑलरेडी उत्तल लेंस का बना होता है। समझ कहता समान नेत्र की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन? दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूर दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तीसरा जरा दृष्टि दोष। और चौथा अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। यानी कहेंगे दृष्टि दोष क्या है तो कहेंगे वो वैषम, यानी कह सकते हैं नेत्र की वह दोष। नेत्र की वह दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो इस घटना को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में, निकट दृष्टि दोष यानी सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। समझ में, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा अबिंदुकता, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ में, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ में, हम लोग ये देखेंगे 7 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था? कह रहा था अवतल दर्पण अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। अवतल, उत्तल, समतल दोनों के कितना? तीनों का दो उपयोग लिखना था। पहला बता देते कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसका मतलब कौन? अवतल के बारे में लिखा है तो अवतल दर्पण बोलेंगे, है ना, कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसमें? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार दूसरा है इसका उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। किसमें? डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है। यानी देखिए इसको दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। और इसका बोलेंगे अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये मतलब कह सकते हैं कि ज्यादातर डॉक्टरी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में, दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग कहेंगे इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसके? मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में, अगला है उत्तल दर्पण को उपयोग वस्तु के छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। बता दे कि नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसी जब कोई बड़ा वस्तु है तो उसको कैसा प्रतिबिंब बना देगा? छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना देता है। कौन? उत्तल दर्पण, है ना। कहता है समतल दर्पण का उपयोग, ना, कहता है घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। घरों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर लड़कियों गोदरेज में देखती है ना। गोदरेज समझते हैं ना, गोदरेज में देखते हैं, गोदरेज मिलता है ना, उसमें समतल दर्पण लगा होता है ना। उसमें बहुत बड़ा दर्पण होता है, छोटा दर्पण से छोटा मोटा दर्पण है, छोटा मोटा दर्पण के आगे बड़ा दर्पण आ गया तो कहाँ से होगा? छोटा को तो हटा दो और किसमें ले लाओ? बड़ा को ले लो। समझ में, यानी बड़ा चीज पसंद हो गया उन लोग, है ना, छोटा चीज खत्म करो।
समझ में आया? देखो, एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिए, लड़कियों लोग जो है ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, स्टाइल मार मार के दर्पण में फोटो खींचते हैं, है ना। देखिए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? कहता है वो ऐसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, तो इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। आज मैंने कह रहा हूं ऐसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन लेकिन क्या करता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। जैसे देखिए, आप लोग को देहाती एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान के चलिए, दो लड़कन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लड़कन आपस में लड़ रहे हैं, और एक तीसरा लड़का जो है वो आ करके मिजाज से देख रहा है। समझ में? तीसरा लड़का क्या कर रहा है? आकर के, और तीनों अपने हैं, तीनों अपने दोस्त ही हैं, आज समझ में। लेकिन वो क्या कर रहा है? दोनों लड़ रहा है, वो देख रहा है। अगर मान के चलिए कि अगर नहीं लड़ रहा है, अगर लड़ाने का उसका मन है, तो उसके बारे में कुछ भी बोलेगा, ठीक है, बोलेगा कि तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, वो बोलेगा तोर बारे में ऐसे बोल रहा था, आज मन में। यानी कहने का मतलब है कि खुद उस लड़ाई में भाग नहीं ले रहा, उस लड़ाई में भाग नहीं ले रहा, लेकिन दोनों के क्या कर रहा? बहकावा दे रहा। क्या कर रहा? बहकावा दे रहा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? उत्प्रेरक मतलब क्या? बढ़ावा देना। उत्प्रेरक मतलब बढ़ावा देना, यानी अपनी एंट्री नहीं लेगा, लेकिन एक दूसरे को क्या कर देगा? भिड़ा देगा। आसमान में एक दूसरे को चाहेगा तो मिला भी सकता है, और दूसरे को चाहेगा तो जुदा भी कर सकता है। आसमान में इसी को बोलेंगे उत्प्रेरक। समझ में? समझ में आ गया? उत्प्रेरक यानी कि खुद उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, चाहे खुद उस काम में भाग नहीं लेगा, लेकिन एक दूसरे को क्या करेगा? रोवा देगा, पीट देगा, मार देगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, लेकिन उसमें खुद भाग नहीं लेगा। खाली बस यही कहेगा कि तोर बारे में ये ऐसे बोल रहा था, वो बोलेगा कि तोर बारे में ये बोला था, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा के लिए। असमझ? लेकिन वो उसमें भाग लिया नहीं लिया, तो इसी को बोलेंगे उत्प्रेरक। जैसे ना कहता है कि बहकावा, असमझ में, कोई बहका दिया, मार रे मार, मार दिया, असमझ। तो इसी को बोलेंगे उत्प्रेरक, यानी जो सहकौनी बोलते हैं ना, सहका, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है ना, कि हम तोरा दिन सपोर्ट कर रहे हैं, वो वैसे ही क्या करता है? वो सपोर्ट करता है। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। उत्तल लेंस का, अब देखिए, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरक। समझ में आया? अब देखिए, कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? कहता जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, किसी उत्तल लेंस से अपवर्तित होता है, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर मिल जाती है, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नहीं, असमझ में? यानी कहने का मतलब है, जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब दूसरा है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? तो कहता जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, तो वह अवतल लेंस से प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देती है। तो वह अवतल लेंस, जब अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो क्या होती है ना, कि अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को चारों ओर क्या कर देती है? फैला देती है, तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बात क्लियर? अब नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? कहता है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर, किसी कण पर पड़कर या कण पर टकराकर, यानी या कण से टकराने का, जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर वह चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में किसी कण पर पड़ती है, तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो इसी फैलने की इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? नीला दिखाई देता है। समझ में? अब कह रहा आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है?
कहता है इसका ऐसा मात्रक भी लिखे। कहेंगे आवर्धन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक नहीं होता है ना, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। ये मात्रक विहीन होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है ना। अगला है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। कहता है नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जो जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ गया। कहेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु और निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। कहता है सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना, यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर पर काफी अच्छे से पढ़ ले सकते हैं, है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है नेत्र जो दृष्टि दोष है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अभिमुखता, है ना। देखिए एक आप लोग को हम बात बताते हैं, निकट कितने अक्षर का, देखिए निकट, निकट 1 2 3 3 अक्षर, तो इसमें करेंगे अवतल, क्या बोलेंगे? अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल, अवतल के अक्षर के देखिए 1 2 3 4, यानी 3 गो वाला के लिए 4 गो वाला। असमझ में। अब दूसरा है उत्तल, क्या? उत्तल, तो उत्तल है तो ये दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूर, तो दूर क्या अच्छा है? 2 अच्छा है, और उत्तर क्या अच्छा है? 3, यानी 2 गो वाला के 3 गो वाला, 3 गो वाला के 4 गो, यानी कह सकते हैं कि निकट के लिए अवतल, निकट निकट, देखिए निकट 3 अच्छा, अवतल क्या अच्छा? 4 अच्छा, यानी निकट वाला के लिए अवतल लेंस और दूर वाला के लिए उत्तल लेंस, यानी ये 3 गो वाला के लिए 4 गो वाला, और 4 गो वाला के लिए सॉरी 3 गो वाला के लिए 4 गो वाला, और 2 गो वाला के लिए 3 गो, यानी उताला 3 गो और 2 और 2 गो हो रहा है, तो 3 2 गो वाला के 3 गो और 3 गो वाला के 4 गो। आज समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना हो गया हम लोग का, क्या हो गया? क्लियर, है ना। यानी दृष्टि दोष देख लिए, सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और यह 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ये 4 गो हो गया कि नहीं? ये हमारा रहा VVI क्वेश्चन, है ना। क्या? VVI क्वेश्चन। आज समझ में। ये मेरा पार्ट 3 था, साइंस का पार्ट 3 था। पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम सारा चीज बताते हैं। कुछ VVI क्वेश्चन लेके चले गए हैं, और कुछ VVI क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको आज भी पार्ट 3 में लेके आ गए, और कुछ और भी है जिसको पार्ट 4 में लेकर के आएंगे। तब तक अगर आप लोग को किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। आसमान में। और मेरा एक इंस्टा आईडी है सुपर बैच, क्या है? सुपर बैच, इसको फॉलो जरूर करें। आसमान में सुपर बैच को फॉलो करें, और उस पर भी हम वीडियो डालते ही रहते हैं, शॉर्ट वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर भी आप जा करके देख सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़्यादातर हम मैथ उसमें डालते हैं, आप मैथ आराम से सोल्व देख सकते हैं उसमें। ठीक है, मेरा आईडी का नाम है सुपर बैच, जा करके आराम से फॉलो कीजिए। और ये मेरा स्टडी पॉइंट है, समझ गए आप। स्टडी पॉइंट आप सर्च कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो देखिए ऐसे लिखिएगा, ये @ तो आप जानते ही हैं, @स्टडी पॉइंट एन के लास्ट में लगा दीजिएगा, ये आप कीजिएगा, सबसे पहले मेरा ही आएगा। आज समझ में। ये हो गया मेरा यूट्यूब चैनल, क्या हो गया? यूट्यूब चैनल। और ये हो गया सुपर बैच, ये सुपर बैच मेरा इंस्टा आईडी हो गया, है ना। इस पर जाकर आप फॉलो कीजिए, और ढेर सारे वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, वो भी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे हम वीडियो इस पर चढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। पहले मेरा 12th तक क्लास चलता था, लेकिन अभी हम 10th तक कर दिए हैं। ठीक है, अभी 10 ही चलेगा, अगले साल से हम 12th कोशिश करेंगे कि फरवरी मार्च से 12th का न्यू बैच स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी 10th का ही चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी VVI है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये जो है इसमें 100 में 100% आपको आएगा क्वेश्चन, आज समझ में 100 में 100% आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आज समझ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।